हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, इसका थर्ड लेक्चर। अभी तक आपको जो है लेक्चर 1 और 2 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर 2 में हमने क्या क्या बात करी थी, उसको एक बार हम जो है वो छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। ओके, लेक्चर 2 में हमने बताया था कि केपलर्स लॉ जो है वो बेसिकली केपलर ने जो भी कुछ उसके अजम्पशंस दिए हुए थे वो अजम्पशंस जो है वो फर्दर वो प्रूफ नहीं कर पाया, और ये अजम्पशंस जो है वो फर्दर प्रूफ किए थे किसने? न्यूटन ने, इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है उसको। नाउ उसके बाद हमने जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये कैसे चेंज होता है, ऑन द सरफेस क्या रहता है, अल्टीट्यूड्स पे क्या होता है और डेप्थ्स पे क्या होता है, ये हमने इस पे बात की थी। उसके बाद हमने फ्री फॉल भी देखा था, व्हाट इज फ्री फॉल। देन यहाँ पे फ्री फॉल का जो कंसेप्ट है उसमें जो है वर्टिकल मोशंस में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, ये जो है इसके साइंस कैसे लेने हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में हमने जो है वो पिछले लेक्चर में बात की थी। ओके, नाउ यहाँ पे इन दिस लेक्चर 3 ऑफ ग्रेविटेशन हम जो है वो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट व्हाट इज मास एंड वेट। ओके, व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर जितना भी प्रेजेंट है बॉडी में उसको हम मास बोलते हैं। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? तो मास जो होता है ये फर्दर ऐसा यूनिट इसका केजी होता है। ये जो है अमाउंट जो भी आपका बॉडी में प्रेजेंट है ऑलरेडी उसके ऊपर वो जो होता है दैट इज मास। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता। ओके, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता इन केस ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज इनर्शिया? हमने इससे पहले बात की थी, आपको पता है व्हाट इज इनर्शिया? यस, इनर्शिया इज the tendency to resist the change. What is inertia? हमने बात की थी कि अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं और आपकी मम्मा ने आपको बोल दिया कि पढ़ने के लिए बैठो, तो आप क्या करोगे? रेजिस्ट करोगे, नहीं मम्मा हमको थोड़ी देर और टीवी देखना है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल मत ध्यान में रखो, बट what is the definition of inertia? That the tendency of a body to resist the change is called as inertia. तो ये जो inertia है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मास जो होता है वो क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। देन अगर ये मास होता है तो फिर वेट क्या होता है? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ मास m टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ऐसा फोर्स, ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके वजह से अर्थ जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मास m का है वो अपने तरफ जो अट्रैक्ट करेगा दैट इज वेट। अब ये जो वेट होता है ये कैसे दिया जा सकता है? व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट फोर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज फोर्स? अकॉर्डिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडर करेंगे। एंड व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो आपको एस्ट्रोनॉट दिख रहा है अर्थ के आउटर सरफेस पे, मतलब अर्थ के बाहर के साइड में जो है ये वेटलेसनेस शो करता है। क्यों यहाँ पे वेटलेसनेस शो करता है? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मास होता है ये फर्दर ये जो वेट होता है ये फर्दर चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट इज डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट मास जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? यहाँ पे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन चेंज हो गई तो मास चेंज होगा क्या? नहीं, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बट वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेट भी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेट में भी चेंजेस आएंगे। देन मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट जो होता है बॉडी का वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस पे, बट मास जो होता है वो उतना ही होता है, कांस्टेंट होता है जितना है उतना। Then the value of mass never becomes zero.
मास की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ वेट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वहाँ पे मास जो होगा वहाँ पे जीरो हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे जीरो हो जाएगी। उसकी वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल वेट किसी भी वैल्यू को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो है आपका हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी what is weight? Weight is nothing but mass into acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity अगर जीरो हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ पे तो फिर हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा। मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है, केजी, और वेट का जो ऐसा यूनिट होता है, जैसे हमने बताया वेट मतलब क्या होता है, मतलब वेट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का, और यही नथिंग, दिस वेट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है वेट का जो ऐसा यूनिट होगा वो फोर्स का जो होता है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज 1 न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, यस, मास केजी में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में होता है, तो 1 न्यूटन की वैल्यू क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप जो है फर्दर उससे यूनिट, ऐसा यूनिट जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ये हमको पता होना चाहिए। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट तो उसका जो भी कुछ एनर्जी होता है उसमें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस एनर्जी इंक्रीजेस एट द एज द हाइट h ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एंड इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी हम कैसे डिनोट करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। देखो इसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारे फॉर्मूलेज जो होते हैं वो आपको लर्न हो गए तो फिर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ओके, नाउ देन नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। यहाँ पे बॉडी जो होती है या फिर ऑब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम नहीं कर रहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो काम कर रहा है उस बॉडी के ऊपर, उसको अपने जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क डन होता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसीलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट हम ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं तो उसके लिए जो भी कुछ वर्क डन होगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे ध्यान में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय माइनस ऑफ g into mass of earth into mass of that particular object divided by r plus h, that is radius of earth plus height जो भी वहां पे दी होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? The minimum velocity with which a body is projected from earth so that it escape the gravitational field of the earth is called as escape velocity। अर्थ के बाहर निकलना है, अर्थ में जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर है बहुत सारे, ठीक है, उसके बाद अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से जो है हम लोग कितना भी ऊपर अगर उछलने की कोशिश करें तो नीचे आ ही जाते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी जिसके वजह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो अर्थ के बाहर प्रोजेक्ट कर सके तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी कितनी लगेगी, जितनी अर्थ की ग्रेविटेशनल वेलोसिटी है या ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे ज्यादा लगेगी, और ये जो ज्यादा वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। बेसिकली जो भी सैटेलाइट्स या रॉकेट्स वगैरह रॉकेट लॉन्चर्स हम लोग जो छोड़ते हैं अर्थ सरफेस से, तो ये जो होते हैं इनकी वेलोसिटी हम इनिशियली इतनी ज्यादा प्रोवाइड कर दे कि उसके वजह से जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको क्रॉस कर सके, और वो क्रॉस करने के बाद जो है वो स्पेस में आराम से चले जाएगा, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। फिर से एक बार देख लेते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सो दैट इट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज
एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब हमने सपोज कंसिडर कर लिया एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, स्टेशनरी है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब इसको जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टोटल, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी देखा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ g, that is gravitational constant, into mass of earth into mass of object divided by radius of earth। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हम कैसे डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, बाय हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, तो हमको मिलता है फर्दर माइनस ऑफ हाफ mv स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी प्लस माइनस ऑफ g m अपॉन r। ठीक है, ये हो गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमको जो है वो, जैसे हमने पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, हमको कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी से अंदर लेके आना है, कहाँ तक, जहाँ पे एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वहां पे स्टार्ट होता है, वहां तक हमको उसको इंफिनिटी से खींच के लेके आना है। तो उस केस में एट इंफिनिटी डिस्टेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ जी m अपॉन यहाँ पे रेडियस कितना हो गया या फिर डिस्टेंस कितना हो गया, इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। अब ये बात ध्यान में रखो कि हम जब किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। इंपॉर्टेंट है, फिर से नोट कर लो, हम किसी भी चीज को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ओके, ध्यान में आ गया इतना। नाउ काइनेटिक एनर्जी हम लोग जो है वो बाहर से लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी उस केस में जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। उसकी खुद की कोई भी एनर्जी नहीं है उस ऑब्जेक्ट की। नाउ तो इस केस में क्या हो जाएगा कि फर्दर एट इंफिनिटी डिस्टेंस ऑफ द अर्थ जो भी कुछ एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी विल बी 0। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इतनी एनर्जी लग रही है, एट इंफिनिटी डिस्टेंस इतनी एनर्जी है, तो हमने जो है दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमको मिलता है हाफ mv स्क्वायर माइनस जी m अपॉन r इज इक्वल्स टू 0। अब हमको निकालनी है एस्केप वेलोसिटी, तो उस मतलब हमको यहाँ पे जो है ये एस्केप वेलोसिटी जो है हमको फर्दर निकालनी है। तो हमने क्या कर दिया, ये सारा यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी कुछ है वो हमने RHS में ट्रांसफर करवा दिया, तो उससे हमको मिलता है 2gm v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन r। ठीक है, फर्दर अगर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन r है तो फिर v की वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। ठीक है, अब gm अपॉन r की वैल्यू जो होती है वो क्या है, फर्दर g की वैल्यू है, तो वो हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो हमको मिलता है अंडर रूट 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू रेडियस, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फिर से आपको ये जो है आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकलने के लिए जो भी कुछ वेलोसिटी लगती है वो होती है एस्केप वेलोसिटी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ध्यान में आ गया, इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। बेसिकली आपको जो है वो एक बार जो है अगर 10th के आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो आप, और उसके लिए आपको 90+ स्कोरिंग लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली चैप्टर आप एक बार पढ़ोगे, एक बार उसका कंसेप्ट समझ लो, और मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप जाओ। देखो क्रिकेट में क्या होता है कि बॉलिंग जो होती है वो कभी फास्ट बॉलर होता है, कभी स्पिन डालता है, कभी ऑफ स्विंग डालता है, जो भी कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक बॉल आएगी नहीं आपको पता नहीं पड़ेगा कि उसको कैसे घुमाना है, बैट को कैसे घुमाना है, और कैसे बॉल को कैसे खेला जाता है। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन जो है वो देखोगे उतना ज्यादा आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो आप जस्ट कभी भी एक बार चैप्टर रीड करेंगे, एक बार उसको समझ लो, और उसके ऊपर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रीड करते करते उसको समझने की कोशिश करो, तो उससे जो है आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा। जिसको 90+ मार्क्स लाने हैं, ये उसी के लिए जो है वो फंडा होता है छोटा छोटा, कि बेसिकली आप ऐसे ही जो है वो खेलना चाहते हैं या फिर कुछ तो भी आपका गोल सेट है, और गोल को टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल जो है वो तैयार करने चाहिए। तो ये जो है कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से हम जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो फर्दर गेन कर सकते हैं। ओके,
तो क्वेश्चंस ऑन एस्केप वेलोसिटी. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ के पास जो है एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस क्यों होता है? कोई बता सकता है इसका आंसर? द आंसर इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है, अर्थ के पास जो भी एटमॉस्फेयर होता है वहां पे जो भी गैसेस होती है लाइक O2, CO2, N2 एक्सेट्रा, तो वो गैसेस जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल के वजह से जो है वो ज्यादा क्लोजर आते हैं और इसी की वजह से जो है वो एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. आ गया ध्यान में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट depends on the radius of its orbit around the parent star. Parent star मतलब क्या होता है? Sun is a star. You know that I think. Okay? Sun is a star और उसके आजू बाजू में जो है वो 8 planets जो है वो रिवोल्यूशन कर रहे हैं. ऐसे ही मिल्की वे की अगर बात करें तो सन जैसे बहुत सारे स्टार जो है वो मिल्की वे में प्रेजेंट होते हैं और इसी की जैसे सोलर सिस्टम जो होता है वो बाहर भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो नाउ अब ये क्या बोल रहा है? पेरेंट स्टार मतलब कौन हो गया? यहाँ पे सन हो गया. ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द पेरेंट स्टार. ऑर्बिट मतलब जो यहाँ पे भी जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उसको, वो जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम जो है ऑर्बिट बोलते हैं. अब ये जो ऑर्बिट है और सन के बीच का जो रेडियस, इसके ऊपर एस्केप वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी क्या? नहीं. डिपेंड किसके ऊपर करेगी? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? कोई बता सकता है? अभी हमने देखो एस्केप वेलोसिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. ये खुद के मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि पेरेंट स्टार की. ठीक है, आगे ध्यान में. तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स और इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द पेरेंट स्टार. पेरेंट स्टार के इसमें जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is kept at distance r above the earth's surface. What is the minimum speed required to project it so that it does not return? मतलब ये क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली एस्केप वेलोसिटी ही पूछ रहा है. ठीक है, उसने क्या बोला कि अर्थ सरफेस के ऊपर एक डिस्टेंस r है, वहां पे जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है. ठीक है, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल रखा हुआ है. ठीक है, अब इसको हमको कितना एस्केप वेलोसिटी जो है या प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये जो है वो वापस ना आए? तो अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये तो हमको पता है. काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपनी? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? माइनस ऑफ Gmm अपॉन r प्लस r. क्यों लिया? r जो है वो अर्थ का रेडियस और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है अगेन एक डिस्टेंस r है, वहां पे अपना पार्टिकल प्लेस्ड है. तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे r प्लस r ले रहे हैं. दैट इज इक्वल्स टू 0. देन अगेन हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू Gmm अपॉन r. सो v² इज इक्वल्स टू 2Gm अपॉन 2r. 2 गेट कैंसिल और यहाँ पे जो है वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी उस केस में कितना होगा? अंडर रूट ऑफ Gm अपॉन r. इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है? यस, कोई भी नहीं बता सकता. इसकी वैल्यू अगेन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, आ गया ध्यान में? तो ऐसे करके ये कहाँ से आया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड? जी की वैल्यू हमको पता है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11. मास ऑफ अर्थ पता है हमको, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, सबकी वैल्यू डाल दो. ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने चाहिए और इसके जो है वो मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद क्या वैल्यू आती है उसको भी आपको ध्यान में रखना है. अगर ये आपको ध्यान में है तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो फटाफट सॉल्व करोगे. या अब अगर सपोज आपने जो है यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यूज याद करके रखी और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट जो है वो फर्दर याद करके नहीं रखा तो आपको हर बार जो है वो कैलकुलेट करके फिर वैल्यू जो है वो डालने पड़ सकते हैं. और जब आप एग्जाम में होते हैं तो आप जो है वो ज़्यादा स्पीडली करने के चक्कर में कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और उसके वजह से अगर यहाँ पे वैल्यूज में कुछ कैलकुलेट करते समय डिफरेंस आ गया तो वहाँ पे आपको क्या होगा? आपका आंसर गलत हो सकता है. तो इसीलिए कभी भी ये ट्रिक है कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो
उसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी मैक्सिमम यूज हो रहा है उसको, ठीक है, जो चेंज हो रहा है उसको नहीं बोल रही हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये रेडियस ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यूज है उसका आपको प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है, उसके वजह से आपका कैलकुलेशन भी स्पीड अप होगा और यहाँ पे एरर मतलब जो भी कोई ह्यूमन एरर होता है वो मिनिमाइज होगा उस केस में। हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the duration of year if the distance between sun and earth get doubled? ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है उसको आपको ज्यादा जो वर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है बट फॉर्मूला के ऊपर से आपको निकालने आनी चाहिए, तो ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करो। अगेन एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, what would be the duration of the year if the distance between the sun and earth get doubled? तो हमको पता है केपलर ने जो है वो लॉ दिया था, तो केपलर का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के दैट इज कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। अब t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इनटू r1 स्क्वायर, ठीक है, ये नॉर्मल केस के लिए, बट हमने यहाँ पे क्या बोला है हमको कि if the distance between sun and earth get double, तो हमने सेकेंड केस लिया t2 square is equals to k into r2 square। अब what is r2? r2 is nothing but twice, मतलब यहाँ पे डबल हो गया डिस्टेंस, तो r अगर डिस्टेंस है r1 तो r2 की वैल्यू क्या हो गई 2r1। तो हमने इन दोनों को जो है वो फर्दर क्या कर दिया, इन दोनों को जो है वो फर्दर उसका रेशियो अगर लेते हैं तो t1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू t2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो R2 की वैल्यू कितनी है 2r1, वो हमने यहाँ पे डाल दी, तो हमको मिलता है t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r1 होल क्यूब इंटू t1 अपॉन r1 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है भाई, कोई बता सकेगा? 2 का क्यूब जो होता है वो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 का क्यूब मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब मतलब 8 r1 स्क्वायर r1 क्यूब इंटू t1 स्क्वायर अपॉन r1 क्यूब। अब ये r1 क्यूब और ऊपर वाला r1 क्यूब कट गया तो हमारे पास क्या मिलता है 8 t1 स्क्वायर, ठीक है। अब t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 t1 स्क्वायर, मतलब t2 क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 8 इंटू t1। अब एक ईयर जो होता है उसमें कितना डेज रहते हैं 365 डेज, तो यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 को अंडर रूट 8 मतलब क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 कॉमन निकल गए बाहर, तो यहाँ पे 2 रूट 2 मिलेगा। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है याद होनी चाहिए आपको 1.414, वो हमने प्लेस किया 2 इंटू 1.414 इंटू 365 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1032.2 डेज, ठीक है। तो इतने डेज जो है वो हमारा ड्यूरेशन ऑफ ईयर जो है वो फर्दर कितना हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन अगर अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिए तो एक ईयर में एक रिवॉल्यूशन होता था, तो उसी की जगह एक ईयर मतलब 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन होता था, तो उसी की जगह अब हमको कितने डेज लग रहे हैं 1032 डेज जो है वो फर्दर हमको लग रहे हैं फॉर वन रिवॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? दिस इज द आंसर इज ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे बहुत कम है, उसी की वजह से क्या होता है एस्केप वेलोसिटी मून की जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसी की वजह से एयर मॉलिक्यूल जो भी वहां पे मूव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स है, एयर पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड जो है ये एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इसी की वजह से वहां पे एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज ही नहीं है। आ रहा है ध्यान में, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग इन अ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो भी कोई मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं उनकी जितनी वेलोसिटी है उससे ज्यादा एस्केप वेलोसिटी है, इसलिए वो उस वेलोसिटी को पार करके अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकते। बट इन केस ऑफ मून वो वेलोसिटी की वैल्यू ही ऑलरेडी कम है, तो इनकी वैल्यू जो है इनकी वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से वो वहां पर ठहरते ही नहीं, ओके, ग्रेविटेशनल पुल में आते ही नहीं है, और उसी की वजह से वहां पे जो है वो हमको मून में जो है वो कोई भी एटमॉस्फेयर दिख रहा है क्या? नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्यों आते हैं,
तो होते क्या है सबसे पहले, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द मून एंड अर्थ कॉजेस टाइड्स इन द सी। ठीक है, जो भी ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का टुवर्ड्स अर्थ, तो उसी के वजह से जो है ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये अर्थ है अपना और यहाँ पे मून है, तो मून जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, उसी की वजह से ये जो रीजन है मतलब टुवर्ड्स द इस साइड में और इस साइड में जो है वो फर्दर हमको जो है हाई टाइड्स मिलेंगी। ठीक है, टुवर्ड्स द इक्वेटर, और टुवर्ड्स द पोल हमको जो है वो लो टाइड्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मून का जो है वो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डायरेक्टली ये साइड में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो थोड़ा सा जो है स्ट्रेट नहीं होता, उसी की वजह से यहाँ पे कम पुल होता है, तो यहाँ पे जो है वो लो टाइड्स होते हैं और यहाँ पे हाई टाइड्स होते हैं। सिर्फ मून का अट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अर्थ का भी खुद का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, मून भी वहां से जो है वो अपने तरफ खींच रहा है, यहाँ पे अर्थ अपने तरफ खींच रहा है, उसी की वजह से सी में जो है वो बैलेंस इम्बैलेंस होता है, और उसी की वजह से हमको बेसिकली हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स मिलते हैं। अब ये जो हो गया ये किसके वजह, ये नॉर्मल हो गया। बेसिकली एक डे में जो होता है वो 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होते हैं। ठीक है, आप अगर कभी सी कोस्ट पे गए होंगे तो आपको दिखेगा कि बेसिकली सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे जो है वो आपको हाई टाइड्स मिलते हैं, और बीच के टाइम में जो है वो समुंदर जो है वो धीरे धीरे पीछे के साइड चले जाता है, मतलब लो टाइड्स होते हैं। अब ये जो हाई टाइड्स है वो और ज्यादा अमाउंट में कब दिखते हैं, जब ये फुल मून डे होता है या फिर न्यू मून डे होता है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे अर्थ, मून और सन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। कभी कभी मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, उसी की वजह से सन का पुल और मून का पुल ये दोनों जो है वो उनके पुल जो होते हैं वो उनका सम अप हो जाता है, और उसी की वजह से हमको हाई टाइड ज्यादा अमाउंट में दिखती है। कभी कभी यही अर्थ जो होता है वो यहाँ पे ये मून जो होता है वो अर्थ के उस साइड में मतलब अपोजिट साइड में जो है वो आपको दिखेगा, और अर्थ जो है सन और मून के बीच में हो जाती है, तो उस केस में भी आपको हाई टाइड्स दिखने के लिए मिलते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर जो होता है वो एंड होता है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेना मुझे पॉसिबल नहीं है, जितना हो सके मैंने आपको ट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके जो है वो समझाने की कोशिश की है। आपको अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो फिर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।